हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका कुमार ई स्कूल में। हमने हिंदी व्याकरण जो अपना चैप्टर है वो शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जाना था भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में कि भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, और लिपि क्या होती है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है जो हमने देवनागरी पढ़ी थी। फिर व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का क्या महत्व है एक भाषा को शुद्ध लिखने के लिए, वो हमने जाना था। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जहाँ हमने जो व्याकरण है उसके 3 भाग देखे थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और उसके अंदर हम वर्ण विचार पर चलते हैं और देखते हैं वर्ण के कितने भेद हैं और किस प्रकार से वर्णों को सजाया गया है हमारी हिंदी लिपि में। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर के लिए, वर्ण विचार की तरफ। तो आज का हमारा सेकंड चैप्टर रहने वाला है वर्ण विचार। इसको हम फोनोलॉजी भी कहते हैं, वर्ण विचार को फोनोलॉजी भी कहा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाषा की वह मूल ध्वनि, इसके अंदर वर्ण को परिभाषित किया गया है। तो हम इसको वर्ण की परिभाषा को देख लेते हैं कि क्या है। भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, कि वह मूल ध्वनि होती है जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। कि भाषा की जो टुकड़ी होती है, ऐसी टुकड़ी, मूल टुकड़ी जिसको आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसी ध्वनि होती है वो, तो उसे वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं हम भाषा को प्रकट करने के लिए। तो ये थी पहले इसकी परिभाषा कि वर्ण कहते किसको है, वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, उसको हम वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं हम भाषा को प्रकट करने के लिए विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, कुछ चिन्ह जो है निर्धारित किए गए हैं इन ध्वनियों को लिखने के लिए। इन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। तो ये दूसरी परिभाषा हो गई है इधर हमारी वर्ण की। तो इन चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण दी गई है नीचे, जैसे राकेश, अपने को एक शब्द दिया गया है, हमें एक शब्द दिया गया है राकेश। अब इस राकेश शब्द को कैसे तोड़ा गया है, र प्लस र के पैर में जो है हलंत लगा के इसके अंदर का र प्लस अ होता है, पूरा र बनता है ये। अगर हम इसके पैर में हलंत लगा दें तो इसका ये ए जो है ये खत्म हो जाता है और ये र बन जाता है र। तो र प्लस अ, र प्लस आ प्लस क प्लस ए प्लस श प्लस अ। तो ये क्या है, हमारी मूल ध्वनियों में इसको हमने शब्द को पूरा तोड़ दिया है। मूल ध्वनि के रूप में इसको हमने टुकड़े में बदल दिया है। तो इस प्रकार जो है मूल ध्वनियों को हम निकाल लेते हैं बाहर। तो ये जो है हमारे वर्ण होते हैं। अगला शब्द है हमारा पढ़। पढ़ के अंदर प प्लस अ प्लस ड प्लस अ, ये 4 ध्वनियाँ हैं इसके अंदर। इसी तरह रहा में है र प्लस ह प्लस आ, है के अंदर ह प्लस ए, 2 ध्वनियाँ हैं यहाँ पे, यहाँ 4 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हलंत लगा के वर्णों को बाहर निकालते हैं और शब्द को तोड़ते हैं सार्थक मूल ध्वनि चिन्हों में। आगे हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्या है, इसको हम देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जब हम कोई वर्ण निर्धारित करते हैं और उनको जब क्रमबद्ध एक समूह में लिखते हैं, एक लड़ी
लड़ीवार समूह में कह दें, हम एक क्रम में लिखें तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमने पिछले चैप्टर में भी किया था कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, और देवनागरी लिपि जो है उसमें हमारी हिंदी भाषा जो है लिखी जाती है, जिसमें इन वर्णों को इस प्रकार प्रकट किया गया है। जैसे अगर हम स्वरों को देखें तो हमारे स्वर कौन कौन से हैं, तो जो वर्णमाला है इसको इनके उच्चारण के अनुसार और स्वर और व्यंजन के अनुसार इनको विभाजित भी करके इनका वर्ग दिया गया है। तो स्वर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये जो है हमारे स्वर होंगे यहाँ पे, ये हमारे स्वर हैं यहाँ पे। अयोगवा में अनुस्वार आ जाता है हमारा, अंग अंगूर वाला, और अंग खाली वाला यहाँ पे आ जाता है, अंग खाली वाला। तो ये अनुनास की यहाँ पे है। तो इस प्रकार हमने ये अनुस्वार, अनुनास की और विसर्ग वाला देख लिया। इसको हम विसर्ग चिन्ह बोलते हैं, और ये अनुनास की है और ये अनुस्वार है, जिसको हम बिंदी के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं हिंदी में। तो आगे हमारा क वर्ग, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है हमारी हिंदी वर्णमाला। अयोगवा हमने देख लिया, स्वर देख लिया, अयोगवा देख लिया। अब आगे चलते हैं हम क वर्ग में। हमारे जो व्यंजन ध्वनि चिन्ह है, व्यंजन ध्वनि चिन्ह, वो क से शुरू हो जाते हैं। क, ख, ग, घ, ड। तो ये क पूरा नहीं है, ये क हमारा ऐसे होता है पूरा, लेकिन क ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब है, हलंत लगा के लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि क प्लस अ। इस क में से ये जो क है हमारा पूरा ये वाला, इसमें से ये क प्लस इसके पैर में हलंत लगा के बाहर निकाल दिया, और इस ध्वनि को बाहर निकाल दिया गया है। ये स्वर बाहर कर दिया गया है। इसमें यहाँ अकेला व्यंजन रह गया है क, और ये अस्वर बाहर निकलने की वजह से यहाँ पे हलंत आ गया है। तो इस प्रकार हमारे जो है व्यंजन मूल चिन्ह, तो मूल ध्वनि चिन्ह होते हैं। तो ये हलंत लगने का कारण है कि इनके अंदर से जो स्वर चिन्ह होता है उसको बाहर कर दिया गया है, और केवल व्यंजन के रूप में इनको लिखा गया है। तो क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, ट, ठ, च वर्ग में च, छ, च, झ, ठीक है। और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, ध, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, भ, म, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे व्यंजन चिन्ह दिए हुए हैं। पंचम व्यंजन कहते हैं इनको, क्योंकि हमारे ये 5 वर्ग आ जाते हैं क वर्ग से प वर्ग तक, इसलिए हम पंचम व्यंजन इनको कह देते हैं। सॉरी, पंचम व्यंजन जो है इस क वर्ग और इसको नहीं कहते, बल्कि ये जो ड से लेके म तक जो है इनको हम पंचम व्यंजन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व, इनको बोलते हैं हम। ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं आगे, श, 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 ह। संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं आगे हमारे, श, त्र, ज्ञ, श्र। ये जो कश्य है क्षत्रिय वाला, त्र, ज्ञ, श्र, ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन में आ जाएगा हमारा ढ, ढ। उसके बाद आएगा आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ में अ, जो हम ये ऊपर चांद लगा कर लिखते हैं। जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं डॉक्टर, तो इस डॉक्टर वर्ड में हम आगे जो ये ओ यूज़ करते हैं, ये इसके अंदर क्या होता है अ, ये जो है ध्वनि होती है इसके अंदर। तो ये जो है हमारे आगत ध्वनि है, जो हमने दूसरी भाषा से ग्रहण की हैं। इसका मतलब भाषा में अपने आप जो आ गई हैं, हमने
किसी दूसरी भाषा से कोई शब्द हिंदी भाषा में ग्रहण किया तो उसके साथ अगर कोई ध्वनि, उस शब्द के साथ कोई ध्वनि या हिंदी भाषा में कोई ऐड जुड़ गई है आके, तो उसे हमने इस प्रकार से लिख लिया है। और ज, फ, ग, ख ये फारसी भाषा के शब्द इधर आ जाते हैं जिनके पैर में बिंदी लगी हुई है। इसके आगे देखते हैं हम वर्ण भेद। वर्णों के कितने भेद हैं वो देख लेते हैं हम। हिंदी भाषा में वर्णों के 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो जो वर्ण है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है हिंदी में। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके कि हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा जा सकता है या वर्ण के कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में वर्ण को बांटा जा सकता है। वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है अयोगवा। ठीक है, पहला भेद है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवा। जो हमने की देख लिए हैं। हमारे जो ऊपर वाले हैं ये स्वर है, ए आ ई ई उ, री ए ओ ओ, ये क्या हमारे स्वर हैं। अयोगवा हमने देखे थे, ये अनुस्वार और अनुनास की विसर्ग। उसके बाद जो व्यंजन थे हमारे क से लेकर ये ड, सारे ही अपने व्यंजन आ जाते हैं क प वर्ग तक, और ये भी हमारे व्यंजन में ही गिने जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम वर्ण भेदों की जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। तो वर्ण के हमने 3 भेद देख लिए थे, स्वर, व्यंजन और अयोगवा, जिसमें हम पहले स्वर को देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं। तो स्वरों के बारे में जानते हैं, स्वर की परिभाषा देखते हैं। तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये परिभाषा समझ आ गई होगी। जैसे हम व्यंजन में क्या करते हैं, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हम ये क है, इसको हम पूरा उच्चारण करने के लिए प्लस अ ध्वनि इसमें संयुक्त रूप से बोलते हैं। जैसे हम क बोलते हैं तो इसके अंदर क प्लस अ, इसके अंदर एक व्यंजन है यहाँ पे और ये स्वर है। तो ये जो व्यंजन ध्वनि है ये स्वर की सहायता से बोली जाती है, परंतु स्वर के अंदर अ ध्वनि के अंदर कोई भी अन्य ध्वनि चिन्ह संयुक्त रूप से नहीं होता है, इसलिए हम इनको स्वर कहते हैं। तो परिभाषा एक बार फिर से पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा, कंठ, स्वरों के जब उच्चारण करते हैं तो हवा जो है मुंह से निकलने वाली हवा वो कंठ, जीभ, दांत, ओष्ठ इत्यादि के कारण नहीं रुकती। मतलब कि यह हवा जो निकलती है स्वतंत्र रूप से बाहर आ जाती है किसी भी बिना किसी रुकावट के, और ना तो कंठ से टकराती है, ना जीभ से, ना दांत से, ना अपने होठों से, बल्कि सीधा कंठ से बाहर आ जाती है स्वतंत्र रूप से। हिंदी में इन स्वरों की संख्या 11 है। जैसे अ आ ई उ री ए ओ। इस प्रकार जो है ये हैं हमारे स्वर हैं। तो आगे देखते हैं हम हमारे स्वरों के भेद। यहाँ तक तो थी इसकी स्वर की परिभाषा। आगे हम स्वरों के भेद देखते हैं। स्वरों के भेद कौन कौन से हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, प्लुत स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, वो देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर जो होते हैं हमारे, जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़े से थोड़ा समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़े से थोड़ा समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। कि समय जो है कम लगता है उनको उच्चारते, हम बोलते हैं जब, तो उनको उच्चारण करते समय जो है कम लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। तो इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि
इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना ही होती है। तो इसके अंदर जो है अन्य स्वर संयुक्त रूप से नहीं होता है, बल्कि इनकी जो उत्पत्ति है वह स्वरों के बिना होती है, वो अन्य स्वरों के बिना होती है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी है? अ, ई, उ और री। ये जो है हमारे 4 स्वर हैं जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना होती है और ये स्वतंत्र होते हैं और इनके उच्चारण में कम समय लगता है। इसके आगे हम देखते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, कि हम जब अ स्वर को उच्चारते हैं, इसका उच्चारण करते हैं और अ का उच्चारण करते हैं, आ का उच्चारण करते हैं, तो इस स्वर में जितना समय लगता है अ के उच्चारण में, उससे दुगना समय लगता है आ के उच्चारण में। तो इस प्रकार क्या है कि दीर्घ स्वर जो है वो अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं, 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। दीर्घ स्वर 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। 7 कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ। तो ये जो है हमारे दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि इनमें स्वर जो है डबल है, 2 गुने हैं। ठीक है। और ये जो आ स्वर जो है दीर्घ स्वर है हमारा, इसके अंदर क्या है कि इसमें ह्रस्व स्वर जो है 2 है, अ प्लस अ, इससे ये आ बनता है। तो इस प्रकार जो है ये स्वरों में, इनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, इसलिए हम इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद है हमारे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जो यह हमारा ह्रस्व स्वर है, इससे 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। 3 गुना ज़्यादा समय लगता है जब हम प्लुत स्वरों का उच्चारण करते हैं। 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर पुकारते समय किया जाता है। तो इनका प्रयोग हम कब करते हैं? अधिकतर किसी को पुकारते समय करते हैं। इसका चिन्ह जो है एस जैसा होता है। हम अंग्रेजी का जो एस वर्ण लिखते हैं उसके जैसा होता है। जैसे ओम, ओम का उच्चारण करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ओ को ज़्यादा लंबा करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसके बाद हम स्वर देख लेते हैं। स्वर है हमारे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। फिर मात्राएं देख लेते हैं हम। ए की मात्रा कोई नहीं है। ठीक है, ये हमारे व्यंजन के साथ में ही आता है संयुक्त रूप से। आ की मात्रा जो है हमने देख लिया, एक डंडी जैसी होती है। ये है छोटी ए की मात्रा, ये बड़ी ए की मात्रा, और ये हमारा छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये री है हमारी, ऐसे करके लगती है पैर में। किसी भी अक्षर के पैर में जब ऐसे करके ये मात्रा लगती है तो ये री की मात्रा होती है। फिर छोटे ए की मात्रा है, बड़े ए की मात्रा है, छोटा ओ की मात्रा है ये, और ये बड़ा ओ की मात्रा है। तो ये मात्राएं आपको स्वरों की ध्यान रखनी है। स्वर जो है ज़्यादातर हमारे मात्रा के रूप में ही भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आगे चलते हैं हम। तो हमने स्वर देख लिए कौन कौन से हैं और इनकी मात्राएं भी देख ली कौन कौन सी है। आगे देख दिया हुआ है हमारा अयोगवा का अर्थ। अब आ गया है हमारे अयोगवा और इसका अर्थ देखते हैं क्या है। ए के योग से अर्थ का वर्णन करने वाला। अयोगवा का अर्थ है ए के योग से अर्थ का वर्णन करने वाला। वर्ण का प्रयोग, वर्ण प्रयोग में ऐसे भी वर्ण हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। जो हमारे वर्ण हैं उनके प्रयोग में ऐसे भी वर्ण होते हैं जो न तो पूर्णतः स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, परंतु उनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वरों की सहायता से होता है। परंतु उनका उच्चारण जो है हम व्यंजनों की तरह करते हैं और स्वरों की सहायता से करते हैं, इसलिए हम उन्हें अयोगवा कहते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि व्यंजनों में उच्चारण के बाद स्वर आता है।
जबकि अयोगवा में उच्चारण से पूर्व स्वर आता है। तो अयोगवा देखा था हमने, अ प्लस अ, ऊपर अंग, इसको हम अंग बोलते हैं, अंग। पहले इसको उच्चारण करते समय पहले अ का ए स्वर की ध्वनि आती है, फिर ग की आती है। तो इस प्रकार ये अयोगवा होते हैं। और जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हम जैसे व्यंजन क का उच्चारण करते हैं तो क ध्वनि पहले आती है और अ बाद में आती है, स्वर बाद में आता है। इस प्रकार जो है ये व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त 3 अन्य ध्वनियाँ पदोलिखित हैं, अंग, अंग, अंग और विसर्ग वाला जो ये अंग खाली जिसको हम बोलते हैं ये वाला। तो अनुस्वार होता है ये अ ऊपर बिंदी वाला, ये विसर्ग होता है और ये हमारा अनुनासिकी होता है। ये तीनों ध्वनियाँ न तो स्वर कहलाती हैं और न ही व्यंजन कहलाती हैं। मुख्य कारण यह है कि इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अतः स्वतंत्र रूप से उच्चारण न किए जाने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जाता। तो इनका जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता बल्कि स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इन्हें स्वर नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता। व्यंजनों में स्वर अंत से जुड़े हैं। व्यंजनों के अंदर क्या है, स्वर जो है अंत में जुड़े होते हैं, लेकिन इनमें शुरू में जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कहा जाता, क्योंकि व्यंजन के उल्ट है ये। ठीक है, कि व्यंजन में जैसे स्वर जो है अंत में जुड़े होते हैं, लेकिन इनके शुरू में जो स्वर जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कहा जाता और इनको स्वर भी नहीं कहा जाता, इसलिए इनको अयोगवा कहा जाता है। फिर है अनुस्वार। अनुस्वार में हम इसको देखेंगे, जो हमारा वर्ण दिया गया है यहाँ पे, इसमें देखेंगे अनुस्वार का जो ये चिन्ह होता है, हम शब्द में प्रयोग करते हैं इसका। जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। हवा, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा जो है नाक से निकले उन्हें अनुस्वार कहते हैं, क्योंकि इसकी ध्वनि जो है नाक से हवा प्रवाहित करती है। यह अपने प्रथम वर्ण में बिंदी के रूप में आता है, जो अपने प्रथम वर्ण के जो है बिंदी के रूप में आता है। ठीक है, जब हम शब्द विचार करेंगे तब उसमें देखेंगे कि ये बिंदी के रूप में कैसे आता है। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिकी। तो चांद बिंदु जो होता है इसको चंद्र बिंदु कहते हैं, तो इसको अनुनासिकी कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा नाक व मुख दोनों से निकलती है उसे हम अनुनासिकी कहते हैं, कि हम जब इसका उच्चारण करेंगे तो हवा जो है नाक और मुंह दोनों से बाहर आएगी। इन ध्वनियों के लिए चांद्र बिंदु उपयुक्त होता है, चांद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है शब्दों में। यह ध्वनियाँ अनुस्वार की अपेक्षा कोमल होती हैं, अनुस्वार की अपेक्षा कोमल होती हैं। और उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं हम, आँख, मुंह इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। फिर आता है विसर्ग चिन्ह हमारे, इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में होता है। इसका प्रयोग है की तरह होता है, है के पैर में लंत की तरह होता है, जैसे अतः, प्रातः, काल, पुनः इत्यादि। तो आज हमने स्वर और अयोगवा को देख लिया है। अगली क्लास में हम व्यंजन भेद को देखेंगे, व्यंजन को देखेंगे और व्यंजन के भेद देखेंगे। तब तक आप चैनल को शेयर कर दें और इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।